नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी पहुंचे और वहां पहुंच वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सुबोध कुमार त्रिवेदी जी, आईआईटीआर के डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण जी, आज के इस 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग ले रहे विभिन्न अकादमिक संस्थाओं और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी उनके सीएमडी, सीओज, वीसी, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखगण, हमारे प्रगतिशील किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सीएसआईआर के इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया है और यहां पर सफलतापूर्वक इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे संस्थानों को और हमारे प्रगतिशील किसानों को अपने इनोवेशन को, अपने रिसर्च को शोकेस करने का एक अवसर प्रदान किया है। अभी आपने देखा है कि कितनी बड़े पैमाने पर यहां पर एमओयू हुए हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आगामी भविष्य की उन कार्य योजनाओं के लिए नए सिरे से हमें कैसे कार्य करना है, इस दृष्टि से यहां पर अलग अलग संस्थानों के जो हमारे 4 केंद्रीय लेबोरेटरीज इस लखनऊ में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स ने अपना अपना प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है, सीएसआईआर की 4 महत्वपूर्ण लैब्स, एनबीआरआई, सीडीआरआई, आईआईटीआर और सीमैप, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जिनके द्वारा अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक अनेक प्रकार के ऐसे शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ आम नागरिक के मन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के कारक बने हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे
तो यूएस और यूके के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप हैं। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखने, एग्जीबिशन का निरीक्षण करने, नए नए प्रोडक्ट जो आज लॉन्च किए गए हैं इन्हें देखा होगा, इसको समझा होगा और उसकी ताकत का एहसास भी किया होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है। वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, उसने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। बहुत सारी जगह प्रगतिशील किसानों ने नए वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन और उनकी समृद्धि का कारण बनने में अपना योगदान किया है। और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है, अक्सर होता क्या था, हमारा वैज्ञानिक लैब में कोई अनुसंधान करता था, कोई शोध करता था, लेकिन वह लैंड तक नहीं पहुंच पाता था। आपने पिछले दिनों इस बात को देखा होगा, लैब टू लैंड का एक अभियान पूरे देश के अंदर चला था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लैब से निकल करके हमारे अन्नदाता किसानों के साथ उनकी लैंड तक पहुंचे थे, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए थे।
और ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव लैब टू इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेशन का एक नया माध्यम बन रहा है। इसमें हमारा उद्यमी और हमारे संस्थान एक नए प्रेरक की भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह उद्यमी ही या संस्थान ही उसको मार्केट लिंक करेगा और जो प्रोडक्ट जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगा उसकी मार्केटिंग होगी और उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध होगी, पब्लिक के मन में उसके प्रति उतना ही ज्यादा आकर्षण भी देखने को मिलेगा। और इस नए सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस दिशा में इस नए प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई तकनीक और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान करने का परिणाम क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है और मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप और स्टैंडअप की यह जो एक नई व्यवस्था है, यही हमारी आत्मनिर्भरता का कारण बनने वाला है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमारे पास पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें चेंज लाया। आपके सामने एक उदाहरण मैं देता हूं, वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई का क्लस्टर पहले था, बहुत पहले से, सैकड़ों वर्षों से, लेकिन यह मृत प्राय सा हो गया था, बंद की कगार पर था। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनमें हताशा थी, निराशा थी, वे लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम क्या था? बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था। यहां का कामगार, यहां का श्रमिक और यहां से युवा बड़े पैमाने पे पलायन करते थे। 2017 में सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम और एमएसएमई के लिए एक नए इकोसिस्टम को डेवलप किया। हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन्हें स्टेट राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग के साथ जैसे जोड़ा, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से एमएसएमई पुनर्जीवित हो गया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों के यानी 2 करोड़ परिवारों की आजीविका जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप याद करिए, अगर हमने इस नए जमाने के अनुरूप उसे तकनीक नहीं दी होती, डिजाइन नहीं दी होती, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन नहीं दी होती, अगर हमने उसको पैकेजिंग के साथ नहीं जोड़ा होता और हमने उसको मार्केट के साथ नहीं जोड़ा होता, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम नहीं मचा रहा होता। हम आज के दिन पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई प्रोडक्ट को देश यानी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश का एमएसएमई प्रोडक्ट आज के दिन पर देश के अंदर हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसको आज जैसे ही डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा भी प्रोत्साहन देकर के पुशअप किया, परिणाम क्या है कि तेजी के साथ वह एक नया कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे ही स्टार्टअप में है। आज का युवा वो चाहता है कुछ नया करना, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता, वो कुछ नया करना चाहता है।
लेकिन उसको उसके अनुरूप वातावरण प्रदान करने का काम इस सोसाइटी का भी है और सरकार का भी है। जब दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, वह तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी प्रोडक्ट का परिणाम क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जनपद 75 हैं। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा, लेकिन हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वैश्विक मांग जिनकी बढ़ी, यानी ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड बढ़ी है। वहां पर हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीआई टैग ने उन्हें सर्टिफिकेशन के साथ स्वयं जोड़ दिया है और दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड उसके माध्यम से स्वयं बढ़ती हुई दिखाई दी। और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर एनबीआरआई ने, सीडीआरआई ने, आईआईटीआर ने और सीमैप ने इस दिशा में कुछ बहुत अच्छा काम यहां पर किया है। और खासतौर पर एनबीआरआई के काम को अगर हम देखते हैं तो जैविक खेती और जैव उर्वरकता के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य, जिसके माध्यम से 9 लाख एकड़ भूमि में इन्होंने केमिकल जैविक प्रोडक्ट की तरफ, जैविक खाद की तरफ। चलिए, ये तो था स्टार्टअप कॉन्क्लेव समापन समारोह का आयोजन, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया। साथ ही ये भी बताया कि यूपी में कई गुना एमओयू भी साइन हुए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 पर एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता पर सुनवाई करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। अदालत ने उस प्रावधान को स्थगित किया जिसमें वक्फ बोर्ड को सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन जरूरी था। जी हां, जहां एक तरफ सुप्रीम अदालत ने वक्फ कानून को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया, वहीं इससे कुछ लोग वे आपको बताते चले कि विवादास्पद प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी गई। ये सुप्रीम रोक क्या कहती है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 प्रावधानों पर लगाई गई आंशिक रोक। वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य पर रोक। 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर रोक। जी हां, देश भर में वक्फ संपत्तियों पर अधिकार और प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर कुछ बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के भविष्य को तय करता है, बल्कि देश भर में धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए भी मिसाल पेश करता है। मामले को इत्मीनान से समझेंगे, लेकिन पहले आपको इस सुप्रीम फैसले पर आई कुछ खास प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत इस्लामा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे
बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है, उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्फ के विवाद पे कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। कोर्ट में मामला है ना, और न्यायालय में मामला चल रहा है, और वक्फ बोर्ड में हम लोग क्योंकि पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर के जो फैसला आज आया है, इस फैसले का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि ये फैसला मुस्लिम समाज के गरीब, यतीम, मिस्कीन और कमजोर वर्ग के अधिकारों को दिलाने वाला है। जिस तरह से केंद्र की मोदी जी की सरकार ने ये बिल पास किया था और फिर इसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये अंतिम सुनवाई होने के बाद ये फैसला गरीबों के हक में आया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले का सभी ने स्वागत किया। अब आपको समझाते हैं पहले और अब के वक्फ बोर्ड अधिनियम में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य, ये सवाल खड़े हो रहे थे। इसमें पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में ये प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के मुताबिक जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी, ये भी सवाल बड़े हाशिए पर था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में पहले ये प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, लेकिन अब इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही वक्फ बोर्ड का CEO बनाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर के अधिकार पर क्या कहा? पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मुताबिक वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकारी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। लेकिन अब इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन भी होगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले वक्फ संशोधन बिल 2025 को बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस पर मुहर लगाई थी और इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इस कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने कानून रद्द करने से साफ इनकार करते हुए कुछ प्रावधानों पर अब रोक लगाई है। अदालत ने वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने को लेकर रखी गई शर्त और प्रावधानों को भी खारिज कर दिया। कहा इस संबंध में उचित नियम बनने तक ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम राहत देते हुए कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगाई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब कोई कलेक्टर या फिर कार्यपालिका अधिकारी किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकार का फैसला नहीं कर सकता।
ये संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के खिलाफ है। आइए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की खास बातें। कलेक्टर संपत्ति विवाद तय नहीं करेगा। 5 साल इस्लाम पालन की शर्त पर रोक है। वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। धारा 3C, 3R, 3D, 7 और 8 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। फिलहाल माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सम्मान देता है, बल्कि ये सुनिश्चित भी करता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा अधिकार बिना उचित सुनवाई के न छीना जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वक्फ परिषदों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये भी सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए, ताकि धार्मिक मामलातों की संवेदनशीलता बनी रहे। हालांकि कोर्ट ने यह दोहराया कि ये सिर्फ अंतरिम आदेश है, कानून की वैधता पर अंतिम फैसला अभी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।